हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम क्लास 6 की SCERT बेस्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि पहली बात तो हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट में अगर हम पूरा वीडियो का कवर कराएंगे तो वो नहीं होगा। इतिहास आखिर बहुत अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। वैसे भी बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती थी सब इस वीडियो में आपके लिए मेंशन करी हुई है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सारे इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नवपाषाण काल, मेसोपोटामिया, उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल, जितने भी हैं मतलब इतिहास में सब कुछ। तो हम अपना पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का SCERT हिस्ट्री, पहला है चैप्टर हमारा अतीत। तो देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत पहले क्या थे कि जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत थे कौन कौन से थे? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों और साहित्य का विवरण। तो हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कि पहला क्या था? साहित्यिक स्रोत। तो इसमें भी दो भागों में इसको बांटा गया था। धार्मिक साहित्य होते थे और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या था? 4 वेद थे, 12 उपनिषद, 6 वेदांग, 7 ब्राह्मण ग्रंथ, 4 उपवेद, 6 आरण्यक, 2 महाकाव्य, 18 पुराण और 6 दर्शन, 6 स्मृति, उसमें बौद्ध जैन साहित्य। ये सब हमारे धार्मिक साहित्य थे। लौकिक साहित्य क्या थे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और मालविकाग्नि मित्रम, बाण भट्ट की रचनाएं थी, हर्षचरित और कादम्बरी। ये सारे लौकिक साहित्य थे। तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य ये साहित्यिक स्रोत थे। दूसरा क्या था? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, स्थापत्य, स्मारक और मृत भांड इसमें थे। तीसरा है विदेशी यात्रियों और साहित्य का विवरण। देखिए, विदेशी यात्री कौन कौन थे उनके हिसाब से उनका क्या था साहित्य में विवरण? यूनानी रोमन जो लेखक थे उनकी क्या थी? हेरोडोटस, निरेकास, अरिस्टोबुलस, डायमेकस, डायनोसियस, ठीक है। चीनी लेखक द्वारा फायान, वेनसवांग, इत्सिंग, सुंग युन। जो अरबी लेखक रहे हैं अल सुलेमान, अल बिरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्ने बतूता, ये सारे अरबी लेखक थे। ये चीनी लेखक रहे और यूनानी रोमन लेखक थे इधर के सारे। अगला अध्याय है दूसरा कि क्या, कब, कहाँ और कैसे जो भी हुआ। तो उसमें क्या था? इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप का निर्धारण जो 8वीं सदी से पहले 700 से 750 ईसा पूर्व तक किया गया। सेकंड पॉइंट क्या है? इसके आरंभिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? काल को प्रागैतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 पार्ट्स में है। तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था, पाषाण काल जिसे बोलते, 20 लाख BC से 2500 BC तक रहा। उसके बाद इसमें क्या क्या था देखते हैं। आग पहिया आविष्कार
प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल जिसे बोला जाता है उसमें आग पहिया का आविष्कार हुआ। कृषि पशुपालन भी शुरू हुआ इसी काल में। 2 पैरों पर चलना भी सीखा। स्थायी निवास प्रारंभ किए। पहले मतलब नहीं, जंगलों में कहीं भी रह लेते थे, पर इसमें क्या था कि इन्होंने अपने एक स्थायी निवास को बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे सभ्यता का विकास शुरू हुआ। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, 2500 बीसी से 600 बीसी तक। इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता का विवरण रहा है। अब ऐतिहासिक काल में क्या, 600 बीसी से 1947 एडी तक। इसमें क्या रहा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब क्या है, पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक। यह ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई पुस्तक और यह ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर यह लिपि लिखी जाती थी। बिहार में क्या है, पांडुलिपि रखा गया। बिहार में पांडुलिपि रखा गया। क्या, खुदा बख्श लाइब्रेरी में पटना में जो है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में भीरे ये लिपि देखने को आपको मिल जाएगी। अभिलेख क्या है, धातु और पत्थर पर नुकीले औजारों से लिखी गए संदेश को अभिलेख कहते थे। मुद्रा शास्त्र क्या है, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। पुराने सिक्कों पर राजा महाराजा का राजकीय चिन्ह, लिपि चिन्ह या धार्मिक चिन्ह अंकित होता था, जिससे वो पहचान सकते थे कि ये सिक्का कहाँ का है। अगला रेडियो कार्बन विधि C14 खुदाई से मिली वस्तुओं का समय निर्धारण करती है। जब जैसे आपने नहीं देखा होगा कि खुदाई हो रही है, यहाँ पे ये कांच की मूर्ति मिली या ये मिला, जितने भी धातु के सामान मिलते थे या अभी भी कभी कभी ये सुनने में मिलता है, तो उसका जो समय का निर्धारण होता था, जिससे हम ये पता नहीं लगाते कि इतने 100 साल पुरानी, यहाँ से 1000 साल या 500 साल पहले की है। तो वो किससे पता चलता है, रेडियो कार्बन विधि के द्वारा ये हम पता करते हैं। अब देखिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से पूरे विश्व में तिथियों की गणना होती। विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना होती रही। इतिहास की तिथियां कैसे थी, देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या था, बुद्ध संवत जो 544 बीसी रहा। उसके बाद 587 बीसी में महावीर संवत, फिर 558 बीसी में विक्रम संवत रहा। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले था। विक्रम संवत 58 बीसी, फिर 587 बीसी महावीर संवत, फिर उसके बाद बुद्ध संवत 544 बीसी। इसके आगे जब बढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म से क्या रहा, 78 एडी कनिष्क शक संवत चला। उसके बाद 319 एडी गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में। उसके बाद क्या था, 622 एडी हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब। और उसके बाद चला क्या, 1583 एडी से इलाही संवत अकबर के शासन काल में। ईसा मसीह के जन्म के पहले पूर्व ये रहे सब संवत रहे, विक्रम संवत, महावीर संवत और बुद्ध संवत। और ईसा मसीह के जन्म से चला कनिष्क शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत, फिर इलाही संवत। ये पहले और ये से। देखिए, बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा मसीह जन्म से पूर्व, हम उसे बीसी बोलते हैं। एडी क्या है, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, तो उसको हम एडी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत। दर्रा पहाड़ियों के बीच का सकरा भाग, खैबर, गोमल, बेलन दर्रा भारत को अफगानिस्तान, ईरान से जोड़ता है। अब
3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का विकास विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरि स्थल पर हुआ था। तो देखिए, महापाषाणी संस्कृति का विकास कब हुआ? 3000 साल पहले। कहाँ हुआ? विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरि स्थल पर। सेकंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट है चावल का प्रमाण कोल्डी हवा यूपी से और चोपनी मांडव में चावल का प्रमाण मिला। नेक्स्ट क्या है? गेहूं और चावल उपजाना प्रारंभ कब हुआ? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्या है? मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित। इंडिया शब्द इंडस से निकला। संस्कृत में इसे सिंधु कहते हैं। फारसी में से हिंद एवं हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति मिली। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू अथवा इंडस भी कहा। पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र को इंडिया कहा जाता है, जिसे भारत नामक मानव समूह के नाम पर भारत पड़ा। उल्लेख किसमें है? ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो तराई से लेकर हिमालय के शिखर तक है। कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं और सिक्किम ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा क्या है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र क्या है? देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जैसे सिंधु गंगा जमुना का क्षेत्र, ये उत्तर के मैदानी। दक्षिण के पठार नर्मदा ताप्ती विंध्य सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा प्रदेश। अध्याय तीसरा क्या है? प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव के साक्ष्य क्या थे? गुफा में रहते थे। साक्ष्य एमपी में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, मेघाघाट और महेश्वर में देखने को मिल जाते हैं। प्रारंभिक मानव के स्थल औजार के साक्ष्य पैसरा बिहार के मुंगेर जिले से, और प्रारंभिक मानव हथियार जैसे फ्रांस में पाए जाने वाले हथियार जैसे होते थे। पुरातत्व वेदों ने इसे पाषाण काल कहा, पत्थरों के उपयोग के कारण। बिहार के नवपाषाणिक स्थल क्या? मुंगेर और चिरांद, ये बिहार के नवपाषाणिक स्थल हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके, और ऐतिहासिक काल जो था उसमें लिखित साक्ष्य जो थे वो लिखे भी गए और पढ़े भी गए। इसमें मतलब इतना अंतर आप समझ गए। अब देखिए कि पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 8000 बीसी तक चला। ये मैंने पीछे बताया था आपको कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण काल रहा जो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक रहा। उसके बाद क्या रहा? नव पाषाण काल 4000 बीसी से 2500 बीसी तक चला। देन सिंधु घाटी सभ्यता फिर 2500 बीसी से 1750 बीसी। फिर वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली। इसके बाद क्या था कि प्राचीन इतिहास जो है वो 600 बीसी से 712 एडी तक रहा। देन मध्यकालीन इतिहास 712 एडी से 1707 एडी। उसके बाद आधुनिक इतिहास जो रहा है 1707 एडी से 1947 एडी तक। इतना आप ये समझ गए होंगे। ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं कि किसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो प्रागैतिहासिक काल में जब लिखित साक्ष्य मिले नहीं या लिखे कुछ भी तो उसमें पढ़ा नहीं जा सकता, वो तो अलग हो गया। उसके बाद किसमें पढ़े गए और किसमें नहीं पढ़े गए ऐसे भी पूछ लेता है। जैसे इसमें ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सके, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका था। तो ये अंतर आप अपना। पूरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं। आखेटक काल और संग्राहक काल
इसे कहा जाता है। खोजकर्ता या जनक थे रॉबर्ट बुशफूट 1863 में। पलवरम मद्रास में हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। शिकार से भोजन प्राप्त करते थे कि जैसे कंदमूल और कच्चा मांस भी ये लोग इस काल में खाते थे। औजार क्या थे? अनगढ़ या परिष्कृत। अग्नि का आविष्कार 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि प्रयोग। कृषि पशुपालन से अनभिज्ञ थे ये लोग। निवास गुफा शैलश्रयों में रहते थे। कोई शारीरिक आवेश प्राप्त नहीं थे। अवशेष पूरा पाषाणिक स्थल और प्राप्त अवशेष। पहलग्राम जम्मू कश्मीर से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के हथनोरा से नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। भीमबेटका मध्य प्रदेश से सबसे पुराना मानव निर्मित गुफा मिली। पलवरम मद्रास से पहली हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। लोहदानाल उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर के बेलन घाटी विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। अगला है मध्य पाषाण काल, जिसे मीसोलिथिक युग या आखेटक काल और पशुपालक काल भी कहते। खोजकर्ता कौन थे? जॉन इवास। आवास नदी तट अधिवास। पशुपालन की शुरुआत हुई आदमगढ़ एमपी से या बागौर राजस्थान। छोटे पत्थरों के बने औजार शुरू करे इन्होंने। माइक्रोलिथ जिसे बोलते हैं। पहली बार मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए। खाद्य मूर्ति शिकार द्वारा मछली पकड़कर। खाद्य पूर्ति अपनी किससे करते थे? शिकार द्वारा या मछली पकड़कर। ये किसमें था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक स्थल और उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? देखिए बागौर राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण का स्थान है। सराय नहर राय यूपी। सराय नहर राय यूपी से प्रथम मानव अस्थि पंजर का अवशेष। स्तंभ गर्त का प्रमाण। समाधि स्थल युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य और कंकाल सिर में गुस्सा पत्थर। कंकाल जो सिर में गुस्सा पत्थर प्राप्त हुआ। महदहा यूपी से हड्डी सींग के उपकरण आभूषण स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। आदमगढ़ एमपी से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्रथम पालतू पशु कुत्ता का साक्ष्य मिला। पंचमढ़ी एमपी से प्रसिद्ध 2 सैलसरे जम्बूद्वीप डोरोती द्वीप और दमदमा यूपी से 41 मानव की कब्र। चौपानी मांडो यूपी से विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य और सांभर झील राजस्थान से विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण प्राप्त हुआ। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक युग या खाद्य उत्पादक काल कहते हैं। इसमें क्या था? देखिए कृषि और पहिया का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग भी सीखा इस काल में। पत्थर के पालिशदार हथियार कुल्हाड़ी बनाना। कृषि और पशुपालन जैसे कुत्ता भेड़ घोड़ा इन्होंने पालना शुरू किया और कृषि करना शुरू किया। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया नवपाषाण काल में। मिट्टी बर्तन या अमृत भांड पहली बार मिला। पहली बार स्थायी जीवन बलूचिस्तान मेहरगढ़ से आरंभ हुआ। नवपाषाणिक स्थल और साक्ष्य। मेहरगढ़ बलूचिस्तान गेहूं जौ खेती का प्रमाण। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान। स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण यहाँ से देखने को मिलते। बुर्ज होम कश्मीर से युग्मित शवदाह प्रमाण। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ। और कोल्डी हवा से चावल धान का साक्ष्य। चौपानी मांडो से मृद भांड या मिट्टी के बर्तन। चिरांद बिहार से हड्डी के बने कई उपकरण प्राप्त। और गुफकरार या कश्मीर से हड्डी से निर्मित सुई का प्रमाण। कृषि एवं पशुपालन साक्ष्य। सिलबट्टा मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण।
अध्याय चौथा है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। देखिए, खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में 8 से 10 हजार साल पहले हुई। भारत में खेती की शुरुआत पश्चिम उत्तर भारत में 5 से 6 हजार साल पहले हुई। अब पहला पालतू जानवर कुत्ता रहा। उसके बाद अन्य है सुअर, भेड़, बकरी भी लोग फिर पालना आरंभ करे। पूरा स्थल का मेहरगढ़, पूरा स्थल और प्राप्त वस्तु। मेहरगढ़ के पाकिस्तान से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और कोल्डी हवा यूपी से चावल, जानवर की हड्डियां प्राप्त हुई। मेहरगढ़ पाकिस्तान से चावल, जानवर के खुर या निशान मिले। चिरांद बिहार से गेहूं, चना, जौ प्राप्त हुआ और पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर प्राप्त हुए। चिरांद छपरा जिला बिहार। देखिए, ये अब बिहार का जो है वो तो हम उसको अलग से पढ़ेंगे ही, क्योंकि यहीं से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस हैं। छपरा जिला बिहार से साक्ष्य के पत्थर की हड्डी, सींग के औजार, घर, गोल, चूल्हा, बर्तन, गेहूं, धान, मजूर और मिट्टी के खिलौने देखने को मिले या प्राप्त हुए। अध्याय 5वां क्या है? प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। नवपाषाण युग के अंतिम चरण में धातु तांबे का आरंभ हो गया। धीरे धीरे लोग कांसा, लोहा से परिचित हुए। पाषाण युग के बाद धातु युग की शुरुआत हुई। तो ऐसे पूछ सकता है कि धातु युग की शुरुआत कब हुई? तो पाषाण युग के बाद किसकी शुरुआत हुई? धातु युग की। ताम्र युग, कांस्य युग, फिर लौह युग। तो देखिए, ताम्र युग में प्रथम उपयोग में लाने वाली धातु तांबा थी। साक्ष्य अतिरापक्कम मद्रास में तांबे की कुल्हाड़ी से। इसके बाद पत्थर प्लस तांबे के उपकरण का प्रयोग कमजोर धातु और हथियार। तीसरा है पर मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में। इसके बाद कांस्य युग में क्या था कि तांबा प्लस टीन से कांस्य युग आरंभ हुआ। कांस्य आपने देखा होगा, तब तांबा प्लस टीन से पहली बात तो कांस्य बनती है। तांबा से मजबूत हथियार भी। और इसमें क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है कांस्य युग में, या सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युग, जो भी आप कह लो। लौह युग क्या था? अधिक मजबूत धातु हथियारों का विकास होता था। उसके बाद इसमें क्या था? वैदिक काल। तो देखिए, मेन क्या है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता में ताम्र युग रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? कांस्य युग, और वैदिक काल में लौह युग चला। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। धातु के आविष्कार होने से कृषि कार्य विकसित, नए शहरों का विकास हुआ। सिंधु में कोटदीची, अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला, जलीलपुर और राजस्थान में कालीबंगा। अगला पॉइंट है मानव संस्कृति हेतु मापदंड क्या थे? देखो, जो क्षेत्र में तब्दील होते थे, लेखन कला का विकसित करना और व्यापार, कारीगरी, विज्ञान, विकास। एग्जाम्पल क्या है? जैसे भारत हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन सांग की सभ्यता। ये मानव संस्कृति हेतु मापदंड रहे हैं, जिसमें जो क्षेत्र शहर में तब्दील हुए, मतलब जिनका विकास हुआ, लेखन कला विकसित हुई और व्यापार, कारीगर में या विज्ञान में विकास हुआ। तो पहला हम पढ़ेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता। अन्य नाम क्या है कि इसे हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया है स्थल। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबा प्लस टीन बराबर कांस्य बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले। उसके बाद क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता विश्व की तीसरी सर्वाधिक विकसित सभ्यता है। पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। दजला फरात नदी इराक के किनारे।
दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। काल क्या था? कार्बन डेटिंग C14 द्वारा 2500 से 1750 BC, जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 BC, और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा? तो जॉन मार्शल ने इसे कहा। अगला, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कार्य क्या? भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करना। जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, पहले महानिदेशक, स्थापना 1861 में। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की इसका कार्य था भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करना। जन्मदाता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, और स्थापना हुई 1861 में। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता चार्ल्स मैसन, 1826 में पहली बार। बर्तन बंधु 1856 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में। अब देखिए, चार्ल्स मैसन ने 1826 में पहली बार इसकी खोज की, पर शोध नहीं किया, तो सभ्यता का पता नहीं चला। 1921 में जॉन मार्शल निर्देशन ने दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो देखिए, ये यहाँ से इतने, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बनने के चांस पूरे सिर्फ इतने से, तो इसे आप अपने हिसाब से जरूर देख लीजिएगा। विस्तार, अगला इसका विस्तार कहाँ तक कैसे रहा? भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में। पाकिस्तान में इसका विस्तार पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान में मुंदीगाग और सुतो गोरी। क्षेत्रफल की तरह 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, यहाँ से पूरब में ये रहा, मतलब पूरा 1600 किलोमीटर रहा पूरब से पश्चिम तक। यूपी में आलमगीर, हिंडन नदी, और पश्चिम में बलूचिस्तान, दासक नदी या सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान में दासक नदी तक, और पूरब में आलमगीर, यूपी में हिंडन नदी। उसके बाद 1400 किलोमीटर की जो ये दूरी रही है उत्तर से दक्षिण के बीच, ये मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी, और दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आकृति क्या थी? त्रिकोणाकार। सर्वाधिक प्राप्त स्थल गुजरात, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और रोस्ती या सुतकोटदा, ये इसके सर्वाधिक प्राप्त स्थल। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा में। दुर्ग में धनी, सुखी, संपन्न लोग रहते थे। निचला नगर क्या था? साधारण लोग रहते थे। जो दुर्ग था उसमें धनी, जो सुखी संपन्न लोग हैं, और जो निचला नगर में साधारण लोग रहते थे। अब इसकी धार्मिक स्थिति क्या थी कि मंदिर का इसमें साक्ष्य नहीं मिला इस सभ्यता में, लेकिन मूर्ति के प्रमाण जरूर मिले। बहुदेववादी लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। प्रिय देवता शिव थे। साक्ष्य हड़प्पा के पत्थर पर प्राप्त लिंग योनि से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो पशुपति महादेव की मूर्ति मिली। हड़प्पा से प्राप्त स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे मातृ देवी की प्रतिमा कहा गया, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था ये, जिसे मातृ देवी की प्रतिमा कहा गया। हड़प्पा वासी कैसे थे? सूर्य की पूजा करते थे। साक्ष्य मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह या सूर्य का प्रतीक। हड़प्पा वासी पशु पक्षी, झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की पूजा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या? यज्ञ प्रथा से परिचित थे। जैसे कालीबंगा, बनवाली, लोथल, अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त होते हैं इन जगहों से।
यज्ञ अवसर पर पशु बलि के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा वासी भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। इसके बाद देखिए बर्तन। मृत भांड मिट्टी के बने लाल गुलाबी रंग के बर्तन अलंकृत काले रंग से। तो ये इस तरीके के बर्तनों के साक्ष्य भी मिले। कृषि और पशुपालन क्या कैसा था इनका? कृषि क्या थी? गेहूं, जौ, चावल, राई, मटर, तिल, सरसों, बाजरा की कृषि। नोट, गन्ना नहीं उपजाया जाता है। चावल का साक्ष्य लोथल गुजरात से। धान की जो भूसी रंगपुर गुजरात से। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से। मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। कपास सिंध वासियों ने उगाया, हल से परिचित थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। ये लाइन रिपीट हो गई है। मिट्टी का बना हॉल बनवाली हरियाणा में। ये सब यहाँ इनके साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा, हाथी से परिचित थे। शेर के साक्ष्य नहीं मिलते इस सभ्यता में। नगर योजना प्रणाली, मकान और भवन कैसे थे? देखिए, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई शतरंज के समान कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। एक मंजिल या 2 मंजिल इमारत मोहनजोदड़ो से मिलती थी और जल निकासी हेतु नालियां। भवन का दरवाजा सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलता था। लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो देखिए ये क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? भवन का दरवाजा सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे और लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। व्यापार और उद्योग धंधा। अगला टॉपिक क्या है? व्यापार और उद्योग धंधा। तांबा प्राप्त खैती बलूचिस्तान। मुख्य व्यवसाय व्यापार होता था। सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से। विकसित बंदरगाह लोथल गुजरात में। व्यापार या तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। लेन देन में सेल खड़ी की मुहर का प्रयोग करते थे। प्राप्त हुआ था लोथल से तराजू का पल्ला, जो मोहनजोदड़ो से बाट तराजू का। माप तौल 16 और उसके गुलज का प्रयोग जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। फिरोजा गुजरात से समुद्री उत्पाद होता था और जम्मू से लकड़ी का। इसके बाद हड़प्पा वासी लोहा से अपरिचित थे और लोहा का प्रमाण उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला। इसके बाद हड़प्पा, देखिए वर्तमान स्थिति कैसी है? मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिला पाकिस्तान में इसकी नदी रावी नदी किनारे। उत्खनन करता दयाराम साहनी। प्राप्त साक्ष्य क्या थे? मातृ देवी, पृथ्वी की देवी, उर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये इनके प्राप्त साक्ष्य थे। अगला पॉइंट क्या है? ताबूत में रखा हुआ शव, अन्नागार लेख युक्त मुहर। उसके बाद गेहूं, जौ के दाने, ये सब। नेक्स्ट है R37 कब्रिस्तान। नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू। लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका था हड़प्पा द्वारा। दूसरा क्या है? रोपड़। वर्तमान स्थिति का पंजाब नदी सतलज नदी के पास। उत्खनन करता ब्रजवासी लाल यज्ञदत्त शर्मा। प्राप्त साक्ष्य क्या है? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनन स्थल और उसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। अगला है मेलुआ। देखिए सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है
और चर्चा मेसोपोटामिया सभ्यता में हुई। लोथल क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है लोथल के, अहमदाबाद गुजरात में। नदी भोगवा नदी, उत्खनन करता कौन थे, रंगनाथ राव। प्राप्त साक्ष्य बंदर का हाथी दांत, धान बाजरा युगल शवदा, चक्की के 2 पाट और मनके बनाने का कारखाना। अगला है चनहुदड़ो की वर्तमान स्थिति, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नदी सिंधु नदी, उत्खनन करता कौन है, गोपाल मजूमदार। प्राप्त साक्ष्य कंघा, शीशा, लिपस्टिक, मनका, मेकअप सामान, 4 पहियों वाली गाड़ी, बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता, गुड़िया। वर्गाकार ईंट प्राप्त हुई, एकमात्र नगर दुर्ग कृत नहीं था। अगला है कालीबंगा, वर्तमान स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान में। नदी घग्गर नदी, उत्खनन करता अमलानंद घोष। प्राप्त साक्ष्य भूकंप आने का, एक साथ फसल बोए जाने का, मिट्टी और कांच की चूड़ियां, हल से जुता हुआ खेत। अगला क्या है, धौलावीरा की वर्तमान स्थिति कक्ष गुजरात। नदी लूनी नदी, उत्खनन करता जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट। प्राप्त साक्ष्य क्या है, विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंध और स्टेडियम। इनके यहाँ से प्राप्त साक्ष्य। एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित हुआ या विभक्त हुआ, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। तो आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र नगर ऐसा कौन सा है जो 3 भागों में विभक्त हुआ, तो आप उसे बता सकते हैं धौलावीरा। अगला है अंतिम संस्कार, 3 विधियों द्वारा हो, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। तो क्या है पूर्ण समाधिकरण, संपूर्ण शव को भूमि में दफनाना, जो मुस्लिम विधि से मिलती हुई प्रथा है। आंशिक समाधिकरण किसे कहते हैं, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे अवशेष को भूमि में दफनाना, जो पारसी विधि से मिलती हुई प्रथा है। दाह संस्कार जो हिंदू विधि से मिलती हुई प्रथा है। तो अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा होता था। पतन का कारण बताया, जॉन मार्शल ने भूकंप, मार्टिन व्हीलर ने आकस्मिक अंत बताया, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता बताई, चाइल्ड एंड व्हीलर ने ब्रह्म एवं आर्यों का आक्रमण बताया और जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ बताई। ये सब इन्होंने इसके पतन के कारण बताए। अगला है सही सुमेलित है कि देखिए, सोना कर्नाटक से, फिरोजा गुजरात से, चांदी ईरान से और सीपिया मध्य एशिया से प्राप्त हुए। इनाम गांव, इसकी स्थिति महाराष्ट्र घोड़ नदी के तट पर ताम्र पाषाण बस्ती थी। मानववास 1600 से 700 BC तक। इसके बाद साक्ष्य, पत्थर और तांबा के औजार, बर्तन नारंगी रंग के ज्यामिति आकार वाला और कब्र मृतक के साथ औजार, गहने और दफन किए जाते थे। ये इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से, इनाम गांव से। अगला है सिंधु सभ्यता के स्थल। देखिए ये सब हमने पीछे पढ़े, सिंधु सभ्यता के स्थल थे। अब यहाँ पे एक साथ हम देख लेते हैं स्थल, इनकी खोज खुदाई किस नदी किनारे है और वर्तमान में ये कहाँ है। पहला है हड़प्पा, 1921 खोज की दयाराम साहनी ने, रावी नदी तट पर, जो वर्तमान स्थिति है इसकी पाकिस्तान में। दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में रखालदास बनर्जी ने खुदाई की, खोज करता है कौन थे, रखालदास बनर्जी, खुदाई की सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान लरकाना में इसकी वर्तमान स्थिति है। तीसरा है चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार, खुदाई उसके बाद सिंधु नदी तट पर है, पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। चौथा है धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता। इसके बाद ये वर्तमान स्थिति इसकी गुजरात में है। इसके बाद है सुरकोटदा की खोज करता जगपति जोशी,
वर्तमान स्थिति इसकी गुजरात में। रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा सतलज नदी के किनारे, इसकी वर्तमान स्थिति पंजाब। कालीबंगा की खोज करता है बीके तापड़ और बीबी लाल। नदी गग्गर नदी और वर्तमान स्थिति इसकी राजस्थान। लोथल SR राव खोजकर्ता भोगवा नदी अहमदाबाद और इसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात। इसको हमने ऊपर पढ़ लिए हैं एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे पूरा एक चार टाइप का बना दिया था। अब अध्याय 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। उपनिषद भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की जाती है। उपनिषद को भारतीय दर्शन के स्रोत अथवा पिता भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है उपनिषद, वेदांत दर्शन। अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। सर्वप्रथम 108 संख्या कितनी है? 108 है उपनिषदों की। मुंडोक अब देखिए, मुंडोपनिषद सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श हुआ। तो आपसे पूछ सकता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिला? तो मुंडोपनिषद से मिला, प्राप्त हुआ या लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। मोक्ष का पहला उल्लेख श्वेताश्वर से मिला। अश्वमेध यज्ञ की विवेचना बृहदारण्यक से। छांदोग्योपनिषद तत्वमसि तुम ही ब्रह्मा हो और जाबालोपनिषद सर्वप्रथम चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास किससे लिया? जाबालोपनिषद से। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का प्रसंग है। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखिए, वैदिक काल में राजा को गोप्ता कहते थे, धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, दूरी को गभयुति, समय को गोधुली, अतिथि को गोहन, युद्ध को गविष्ठ, पुत्री को दुहिता, गाय को अधन्या, बढ़ाई को तक्षण। उसके बाद इधर देख लीजिए, पहले कुशीत को ऋण, कुल्या को बड़ी नहर और लांगल जो था वो हल के लिए उपयोग करते थे, सीता को हल से बनी नालियां। इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़े थे या बढ़ाई को तक्षण, कृष्ण अयस लोहा को बोला जाता, नाई को वाप्ति, हलवाहा को कीवास, मरुस्थल को धन्व, अनाज को धन्य और डरवरा को जुते हुए खेत, उर्वरा है शायद, हाँ उर्वरा को जुते हुए खेत और रिवल्य को चारागा। ये सब वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले नाम थे, ये जो पहले बोले जाते थे। तो यहाँ से भी ऐसे पूछ लेता है। सबसे ज्यादा गाय के लिए ज्यादा पूछता है। अधन्या को वैदिक काल में क्या कहते थे या ऐसे पूछ लेता है। अब ऋग्वेद में उल्लेख देखिए, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है ऋग्वेद में, सभा का 8 बार, विद का 122 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 212 बार उल्लेख हुआ है और वरुण का 176 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। पूषण ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता को कहा जाता था पूषण। गाय 176 बार उल्लेख ऋग्वेद में। गाय की हत्या पर मृत्यु देश से निकालने की सजा भी होती थी। व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तीसरा है अब हमारा वैदिक सभ्यता, जिसे ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं। 1500 से 600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। और ये वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता कहते हैं या वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसे 2 भागों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब देखिए, ऋग वैदिक काल, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। और ये हमारे 4 वेद भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
देखिए यहाँ लिखे भी हैं, कुल वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये तीनों आ जाते हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद। वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ऐसे पूछ सकता है आर्यों का आगमन कब हुआ? वैदिक काल में। आर्य, देखिए आर्यों का आगमन वैदिक काल में 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द संस्कृत शब्द है, अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्य सर्वप्रथम बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर, जो कि ईरान से आए थे। उसके बाद देखिए आर्य मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि। समाज पितृ प्रधान था। प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र। खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। आर्यों में नहीं था बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। आर्य गाय को अधन्या मानते थे, ना मारे जाने योग्य पशु। और यहाँ पे देखिए आर्यों का जो पेय पदार्थ था सोम रस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आर्यों का मूल निवास बताया गया, मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव। ऋग्वैदिक आर्यों का मूल स्थान भारत में ब्रह्मावर्त था। वेद 4, पुराण जो थे 18, उपनिषद 108। और देखिए उपवेद भी पूछ लेता है कभी कभी, तो उपवेदों की संख्या भी 4 है। अगला है उपनिषद, अर्थ गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या था? होता था गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऊपर हमने पढ़ा। आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आपसे ऐसे पूछ सकता है आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन क्या है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्य की सूचना देता है? तो बोगस कोई अभिलेख, ये अभिलेख आर्यों की सूचना देता है भारत आने की। अगला हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बड़ा भी ऋग्वेद है। तो देखिए ऋग्वेद सबसे पहले तो सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, इसकी रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश से। ऋग्वेद में संख्या किसकी कितनी है? देखिए ऋग्वेद में ही अष्टोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है ऋग्वेद से, उस सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और अष्टोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। मंत्रों की संख्या 10,580 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। मंडलों की संख्या 10 है और रचनाएं 10,552 है। देखिए मंडलों का क्या है? नवीन मंडल 1 से 10 पहला और 10वां एक नवीन मंडल। प्राचीन मंडल 2, 7 और मध्य मंडल 8 और 9 है। अब अगला क्या है? देखिए यहाँ पे ऐसे है, नवीन मंडल पहला और 10वां, उसके बाद दूसरा 2 से लेकर 7 तक क्या है? प्राचीन मंडल है, फिर 8 और 9 है मध्य मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल 10 राज युद्ध पुरोहितों के षड्यंत्र के कारण। और ऋग्वेद पुस्तक में जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है सावित्री को समर्पित है। तो आपसे पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कौन से मंडल से? इसके तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला है भाग और बलि, राजस्व के साधन। और ऋग्वैदिक काल में राजस्व के साधन होते थे, जैसे 1/6वां भाग लिया जाता था, स्वेच्छा से प्रजा देती हुई थी।
अगला पॉइंट है ऋग वैदिक कालीन विद्वषी महिलाएं व विद्वषी मंत्रों की रचयिता थी। विश्वधारी, घोषा, अपाला, शिक्ता या और लोपा मुद्रा, ये सब ऋग वैदिक कालीन विद्वषी महिलाएं रहीं। अब देखिए ऋग वैदिक काल में गंगा का जो उल्लेख हुआ है 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख हुआ है 3 बार। ऋग्वेद में होता था, होता या होत्र, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, आह्वान जो करते थे उसे होत्र बोलते थे। जब वैदिक कर्मकांड से ये देवों का जो आह्वान करने वाला था उसे होत्र बोला जाता था। ऋग्वेद में राजा के लिए गोप शब्द का उपयोग होता था। अगला है ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता है, जो वर्ण व्यवसाय के। अगला है मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा नाम से संबोधित किया जाता है? तो पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती, सिंधु की माँ। अब देखिए ऋग्वेद में पशुओं के देवता पूषण और यदु एवं तुर्वस 2 जनों को कहते थे। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम। इंद्र जो युद्ध देवता भी से बोलते थे। वर्षा व चक्रवात के देवता भी इंद्र को बोला जाता है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उपज के लिए उपयोग होता है? देखिए यव शब्द का अर्थ होता है जौ। और ऋग्वेद पढ़ी किस वर्ग के लिए है? वर्ग के नागरिक के लिए। व्यापारी, जो व्यापारी होते थे उनको पढ़ी बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख तत्व, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क, कृष्ण अयस्क शब्दों का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण जो प्राप्त हुआ अंतर्जी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अगला क्या है? उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता को पूषण कहते थे। अब दूसरा क्या है? यजुर्वेद। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का पता चलता है। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। वैदिक काल में बलि का मतलब होता था कर। सतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण जो होते थे यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। जल प्लावन कथा का वर्णन करते थे सतपथ जो ब्राह्मण होते थे। यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में, यजुर्वेद शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण है। ये था यजुर्वेद। अब तीसरा क्या है? सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। संगीत में स्रोतों का वर्णन। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसे? सामवेद को ही। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख सामवेद से संबंधित है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा यह रचित है। अथर्ववेद संबंधित पहला चिकित्सा तंत्र मंत्र से वशीकरण से ये है, इससे संबंधित है। अगला नोट क्या है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है और गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। अथर्ववेद में मंत्र 731 है। पद है 6000 पद। अगला पॉइंट है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञापन का उल्लेख है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक नदियां प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। देखिए प्राचीन नाम क्या था? कुबा, जिसे काबुल बोला जाता है। आधुनिक नाम पुरुषड़ी को रावी, वितस्ता को झेलम, सुतुद्री को सतलज, विपाशा को व्यास, अस्किनी को चिनाब, सदा नीरा को गंडक, सुवस्तु को स्वात, गोमती को गोमल। उसके बाद
द्रष्टदति को गग्गर, कुमु को कुर्रम। ये सारे आधुनिक नाम है प्राचीन नदियों के। अगला क्या है, वेदत्री या त्रयी, तीनों वेदों का नाम बोले जाते थे। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को वेद त्रय या त्रयी, तीन वेदों को बोला जाता था। वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक। अगला क्या पॉइंट है, देखिए, विद्वत सभा समिति परिषद। विद्वत क्या है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी जो 122 ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। इस शब्द का पिछले हम पढ़ चुके। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम महाभारत का और जय संहिता पुराना नाम महाभारत का है। देखिए, अब जो महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, और महाभारत का उपनाम क्या है, सत्य सहस्त्री संहिता। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, यहाँ पे ऋग्वेद के 7वें मंडल से भी ये लिया गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी पर। विश्व का मुखिया विश्वपति। वैदिक काल में कितने प्रकार के ऋण थे, 3 प्रकार के। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उसके बाद उपनयन समारोह, बच्चे को पवित्र धारण कराया जाता था। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या था, वैदिक संहिताएं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, 4 आश्रम का वर्णन जाबालोपनिषद में है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल उपनिषद से लिया गया है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल उपनिषद में। अब क्या है अगला, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो लोग नहीं क्या कहते हैं, जनेऊ धारण जो करते हैं उन्हें हम द्विज भी बोला जाता है आज के समय में। उस जिसको बोलते हैं ना पुनर्जन्म होना। तो जो लोग जनेऊ धारण करते थे पहले, उस समय वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य करते थे। अधर्वियों का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। अब देखिए, ऋग्वेद में मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्रा या होत्र कहते थे। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहते थे। सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद में मंत्रों को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे। अगला है वेकनाट। ऋग वैदिक काल में शूद्रखोर भी इसे बोला गया है। जो शूद्रखोर होते थे उसे वेकनाट कहा गया है ऋग वैदिक काल में। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ये इसके मतलब क्या थे, सीक्वेंस में मतलब क्या है, वैदिक संहिता, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। गद्य में रचना की गई, यज्ञ संबंधित बातों का वर्णन हुआ। आरण्यक में क्या था कि ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक की रचना की गई। इनकी रचना जंगलों में हुई। वेदों की आध्यात्मिक व दार्शनिक व्याख्या रही। उसके बाद उपनिषद आया तो इसमें क्या था, वेदांत, वैदिक साहित्य का अंत हुआ। संख्या क्या थी उपनिषद की, 108। उपनिषद आध्यात्मिकता व दर्शन का चरमोत्कर्ष रहा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक पंजाब से आर्य लोग गंगा, यमुना, दोआब और पश्चिमी यूपी, उत्तरी बिहार, गंडक नदी तक फैले गए। भारत प्लस पुरु बराबर कुरु, दिल्ली प्लस कुरुक्षेत्र, राजधानी बनी फिर हस्तिनापुर। उसके बाद क्या है, कुरु पंचाल क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के जन कबीला ने जनपद का रूप ले लिया। भारत प्लस पुरु को कुरु जनपद कहा गया और तुवरसु प्लस किवरी को पांचाल जनपद, और राष्ट्र प्रदेश क्षेत्र सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में था। देखिए यहाँ पे जो कुरु पांचाल है, कुरु पांचाल क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से कहा गया। अब देखिए राजसूय
यज्ञ अर्थ राजकीय संस्कार सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित था राजा के राज्याभिषेक से और समय कितना था 1 वर्ष का। अश्वमेध यज्ञ शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि संबंधित था राज विस्तार हेतु इसका भी समय था 1 साल का। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल ब्रीही चावल को, माश उड़द, यव जौ को और गोधूम गेहूं को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हमने यव तो पढ़ा था पीछे जौ को, अब ब्रीही चावल को कहा जाता था, माश उड़द को, गोधूम गेहूं को। अब देखिए लोहे के प्रयोग की शुरुआत कृष्ण आयस और लौह आयस साक्ष्य यूपी एटा और अतरंजी खेड़ा से इसके मिलते हैं। अगला व्यवसाय था कृषि। देखिए ये हमारा जो क्लास 6 की SCERT हिस्ट्री था, हमने पार्ट 1 में आज अपने 5-6 चैप्टर करे हैं इतना। तो अब इसके बाद के जो पार्ट है वो हम जितना भी सिलेबस के हिसाब से बचा हुआ है अब उसे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, तब ताकि हमारी आने वाला इसका अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ये ना कोई कहे कि नहीं एक ही पार्ट पढ़ा है। देखिए थोड़ा समय लगता है, आपने इन नोट्स को देखा होगा कि इसे पहले लिखो अपने हिसाब से। अब आप ये बताओ, आपने ये नोट्स जब आप पढ़ोगे तो क्लास 6 में इतना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, अब उसमें सिर्फ सन दे दिया गया या थोड़ी बहुत जानकारी दे दी गई तो उससे आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या किया कि हमने आपके लिए पूरी जानकारी लिखी कि कुछ भी आपके लिए छूटे ना। इसलिए आप इसे पढ़िए, तब तक के लिए वेट कीजिए हमारे सेकंड पार्ट का। जल्दी ही सेकंड पार्ट इसका हम जरूर लेकर आएंगे। इसे आप पढ़िएगा, शेयर लाइक जरूर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।